हमारा थर्ड लेक्चर है, सेकंड चैप्टर इकोसिस्टम का। तो पहले हम देख लेते हैं कि हमने कौन कौन से टॉपिक पहले डिस्कस कर लिए थे, थोड़ा सा हमको ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर जो नेक्स्ट टॉपिक्स हैं चैप्टर के उन्हें डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया था, फैक्टर्स डिस्कस किए थे हमने। किसके फैक्टर्स डिस्कस किए थे? ऑफ इकोसिस्टम। सबसे पहले कौन से हमने इकोसिस्टम की डेफिनेशन की, उसके कंपोनेंट्स, टाइप्स, फिर हमारा मेन टॉपिक आया फैक्टर्स ऑफ इकोसिस्टम, जिसके अंदर हमने सबसे पहले पढ़ा प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन। प्रोडक्टिविटी में हमने क्या पढ़ा? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। एज वेल एज डिकम्पोजिशन में हमने क्या पढ़ा? डेड ट्री वॉल्स और डेड ट्रीज के बारे में पढ़ा। और क्या पढ़ा हमने? स्टेप्स पढ़े डिकम्पोजिशन के। कितने स्टेप्स थे? 5 स्टेप्स थे। पहला फ्रेगमेंटेशन, दूसरा लीचिंग, तीसरा कैटाबोलिज्म, चौथा था ह्यूमिडिफिकेशन और पांचवा था मिनरलाइजेशन। डेड ट्री वॉल क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिजम्स जो डिकम्पोजिशन में ऑर्गेनिक मैटर को खा जाते हैं या डिकम्पोज कर देते हैं छोटे पार्टिकल्स में। डेड ट्रीज क्या होता है? वो लिविंग मैटर जिसके ऊपर डेड ट्री वॉल्स अपना फूड ऑक्यूपाई करते हैं। फिर 5 स्टेप्स, किसके थे ये 5 स्टेप्स? डिकम्पोजिशन के। पहले में क्या था? फ्रेगमेंटेशन, यानी कि पार्टिकल्स क्या हो रहे थे? ब्रेक डाउन हो रहे थे। ठीक है, पार्टिकल्स टूट गए स्मॉलर पीसेस में। दूसरे में क्या हुआ? लीचिंग। इसके अंदर क्या हुआ? जो सॉल्ट्स थे वो डीप ऑर्गेनिज्म में चले गए अर्थ के, और कैसे रह गए? एज अनअवेलेबल सॉल्ट। क्या हुआ लीचिंग में? पानी के साथ ग्राउंड वाटर के हेल्प से अर्थ के हॉरिजॉन के अंदर बिल्कुल बॉटम सबस्ट्रेटा में जब सॉल्ट्स चले जाते हैं और अनअवेलेबल सॉल्ट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। कौन से प्रोसेस में? लीचिंग के फॉर्म में। अनअवेलेबल सॉल्ट्स क्यों कहा गया? बिकॉज वो इतने ज्यादा डीप डाउन होते हैं अर्थ में कि उन्हें आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते, एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर क्या होता है? कैटाबोलिज्म, जिसके अंदर क्या होता है? बिग मॉलिक्यूल्स, जो बिग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं किसमें कन्वर्ट होते हैं? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, फिर क्या था? ह्यूमिडिफिकेशन। ह्यूमिडिफिकेशन के अंदर क्या हो रहा था? ह्यूमस का फॉर्मेशन हो रहा था। ह्यूमस क्या है? डार्क ब्राउन कलर का सब्सटेंस है जो क्या करता है? सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, कैसे सॉइल को फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है? क्योंकि उसके अंदर होते हैं मिनरल्स। ठीक है, और जब ये मिनरल्स मिक्स हो जाते हैं सॉइल के साथ, ठीक है, तो कौन सा प्रोसेस कंप्लीट होता है? मिनरलाइजेशन का। ठीक है, 2 फैक्टर्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए इकोसिस्टम के, और तीसरा फैक्टर जिसका नाम है एनर्जी फ्लो। ठीक है, तो एनर्जी फ्लो का मतलब क्या होता है? एनर्जी फ्लो का मतलब होता है मूवमेंट। किसका मूवमेंट? एनर्जी का। कैसे होगी एनर्जी मूव? जब क्या होगा? फूड शेयरिंग होगी या फिर ईटिंग होगी। ठीक है, कब होगा एनर्जी फ्लो? देखो एनर्जी कब मिलती है हमें? जब हम क्या करते हैं? फूड को ऑक्सीडाइज करते हैं, फूड का ऑक्सीडेशन होता है जब, तब मिलती है एनर्जी। ठीक है, तो कैसे मिलेगी एनर्जी? जब फूड का ऑक्सीडेशन होगा। और एनर्जी फ्लो क्या है? मूवमेंट है एनर्जी का। ये एनर्जी क्या कैसे हो रही है? ट्रांसफर कैसे हो रही है एक ऑर्गेनिज्म से, फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर। क्या है? देखो एनर्जी फ्लो मूवमेंट है एनर्जी का। एनर्जी कब प्रोड्यूस होगी? जब ऑक्सीडेशन होगा, फूड का ट्रांसफर होगा, मतलब एनर्जी का एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, अब एनर्जी का सोर्स क्या है? व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी? कि कहां से आ रही है ये सारी एनर्जी?
क्योंकि सन की जब रेडिएशन प्लांट की लीफ के ऊपर आती है तभी क्या होता है, फूड प्रोडक्शन होता है। चाहे आप हेर्बिवोर हो या फिर कार्निवोर और ओमनिवोर, कोई भी टाइप का ऑर्गेनिज्म है, सबसे पहले क्या, फूड प्रोडक्शन के लिए प्लांट का होना जरूरी है। और प्लांट फूड को प्रोड्यूस करेगा जब सन होगा, ठीक है। तो मतलब क्या है, अल्टीमेट सोर्स क्या हो गया, सन हो गया। सन से जो एनर्जी मिलेगी, सन से रेडिएशन आएगी, तब भी प्लांट क्या करेगा, फूड प्रिपेयर करेगा। चाहे हेर्बिवोर हो चाहे कार्निवोर हो, वो किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे ही डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है देखो, सन से एनर्जी मिली, फूड प्रोडक्शन हो, कहाँ होगा फूड प्रोडक्शन, प्लांट्स में, ठीक है। अब क्या करेंगे, हेर्बिवोर्स उस प्लांट को खाएंगे, ठीक है। लेकिन कार्निवोर तो हेर्बिवोर पे डिपेंडेंट होते हैं, तो वो तो इफेक्ट हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं यहाँ पे, कि अगर हेर्बिवोर्स को फूड ही नहीं मिलेगा, जब उन्हें फूड ही नहीं मिलेगा इनको हेर्बिवोर्स को, तो कार्निवोर्स की ईटिंग हैबिट पे असर पड़ेगा। अगर फूड प्रोडक्शन पूरा नहीं है, कम है, लो क्वांटिटी में है, तो हेर्बिवोर क्या हो जाएंगे, उनकी भी डेथ हो जाएगी। और अगर हेर्बिवोर की डेथ हो गई तो कार्निवोर कहाँ से फूड अपना ऑक्यूपाई करेंगे, ठीक है। ऐसे है, सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, क्योंकि सन की एनर्जी से ही फूड प्रिपेयर करते हैं प्लांट्स। और हेर्बिवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स सब भी डिपेंडेंट होते हैं किनके ऊपर, प्लांट्स के ऊपर, ठीक है। अब एनर्जी फ्लो के अंदर एक टर्म आती है, दैट इज PAR। एक्सपेंड करेंगे, क्या है, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। क्या है PAR, फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। ये भी रेडिएशन जो है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। किसमें हेल्प करती है, हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। क्या मतलब है इसका, कि प्लांट से, सॉरी सन से स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ रेडिएशन आती है, जिसे बोलते हैं फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, और यही रेडिएशन हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है। और क्या है, ओनली 50% ऑफ द सन रेडिएशन इज PAR, कि जितनी भी रेडिएशन सन से धरती पे आ रही है उसमें से सिर्फ 50%, 50% रेडिएशन ऐसी हैं जो है PAR, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो हेल्प करेंगी फोटोसिंथेसिस में। लेकिन आगे देखो, आउट ऑफ दिस 50% सॉरी, only 2 to 10% of the radiation is utilized by the plants। कि देखो क्या है, 100% रेडिएशन आ रही है जो सन के पास है, उसमें सिर्फ 50% ऐसी है जो क्या है, PAR है, यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन है, जो हेल्प कर सकती है प्लांट की फोटोसिंथेसिस में। लेकिन उस 50% में से भी सिर्फ 2 से 10% की PAR एक प्लांट एब्जॉर्ब करता है। तो मतलब जो सिर्फ ये 2 से 10% की PAR आ रही है, ये क्या कर रही है, कैरीज द होल यूनिवर्स। कैसे कर रही है होल यूनिवर्स को कैरी, क्योंकि सिर्फ ये 2 से 10% जो PAR आ रही है, यही क्या कर रही है, फूड प्रोडक्शन कर रही है। और इसी फूड प्रोडक्शन की वजह से क्या हो रहा है, सर्वाइवल पॉसिबल है। समझ आया, देखो मैं रिपीट कर देती हूँ इस टॉपिक को। PAR दैट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, जो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में। PAR भी ऐसी रेडिएशन है जो हेल्प करेगी फोटोसिंथेसिस के अंदर। सन की
रेडिएशन हैं जिन्हें हम कंसिडर करते हैं PAR, यानी कि जो हेल्प करती है फोटोसिंथेसिस में। और उस 50% में से भी जो अर्थ के ऊपर आ रही हैं, प्लांट सिर्फ और सिर्फ 2 से 10% की ही रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर पाते हैं और उन्हें यूटिलाइज कर पाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो 2 से 10% की PAR यानी कि फोटोसिंथेसिस की एक्टिव रेडिएशन जो आ रही है, ये क्या कर रही है, पूरे यूनिवर्स को संभाल कर रख रही है। कैरी द होल यूनिवर्स का मतलब क्या है कि पूरा यूनिवर्स इसके ऊपर ही डिपेंड करता है। कैसे करता है? क्योंकि यही फूड प्रोडक्शन करेंगी, जब यही फूड प्रोडक्शन करेंगी तो क्या होगा, यही हेल्प करेंगी सर्वाइवल के अंदर, यही हेल्प करेंगी हमारा जीवन इस धरती के ऊपर। ठीक है, अब देखो उसके बाद मैंने नेक्स्ट पॉइंट लिखा है फर्स्ट PAR के बाद फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड देन इट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये थर्मोडायनेमिक्स इकोसिस्टम से रिलेटेड कैसे है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इकोसिस्टम follows the laws of thermodynamics। ये क्या है? जो इकोसिस्टम है ये भी लॉ, किसके लॉ? थर्मोडायनेमिक्स के लॉ को क्या करता है? फॉलो करता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट, एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल। कि क्या है? जो एनर्जी का मूवमेंट होगा किसके अंदर? एनर्जी फ्लो इज यूनिडायरेक्शनल इन एन इकोसिस्टम। एक इकोसिस्टम के अंदर जो एनर्जी का मूवमेंट है वो यूनिडायरेक्शनल है, यानी कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, अब दूसरी बात, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से कैसे कनेक्ट करता है? तो सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स देख लेते हैं हम क्या है। This law states that energy can neither be created nor destroyed but can change into its different forms। क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अकॉर्डिंग? दिस लॉ स्टेट्स दैट एनर्जी कैन neither be created nor destroyed but can changes into its different form। एनर्जी को ना हम बना सकते हैं ना हम खत्म कर सकते हैं, लेकिन एनर्जी जो है अपनी अलग अलग फॉर्म्स में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, अब इकोसिस्टम कैसे फॉलो कर रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को, ये देखो। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस the radiation that follows on the plant gets converted into chemical energy by making food। क्या है देखो, फोटोसिंथेसिस के टाइम जो रेडिएशन एनर्जी, जो एनर्जी कहाँ से आई? रेडिएशन से आई। किसकी रेडिएशन से आई? सन की रेडिएशन की जो एनर्जी आई, उसको प्लांट ने क्या किया? जब उसने खाना बनाया, फूड बनाया, तो उसे कन्वर्ट कर दिया किस फॉर्म में? केमिकल एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस के टाइम जो रेडिएशन एनर्जी, जो रेडिएशन आ रही थी सन से, उसे प्लांट ने क्या किया? फूड प्रिपरेशन के टाइम केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया। तो इसमें क्या हुआ? वन फॉर्म ऑफ एनर्जी gets converted into another। एनर्जी क्या थी? जितनी आई रेडिएशन एनर्जी जो
states that entropy of an isolated system always increases in the universe. Second of increase in the universe. क्या मतलब है? सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग जो एंट्रोपी है यानी कि जो डिफॉल्ट है, डिसऑर्डर है, वो एक आइसोलेटेड सिस्टम के अंदर हमेशा इंक्रीज हो। ठीक है, क्या है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग कि जो एंट्रोपी है, जो स्टेट है, जो स्टेट ऑफ चेंज है या डिसऑर्डर लगा लो, एक यूनिवर्स के आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा इंक्रीज ही होगा। ठीक है, अब ये जो दो लॉज थे, अब क्या है इसके बाद फूड चेन की फूड चेन क्या होती है?